So students, in today's video we are going to discuss our next topic of class 10 from economics part. Chapter 2 already we have started, sectors of an Indian economy. So some topics we had covered in the previous videos. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे share of employment in different sectors. You know, just we had read about the three sectors: primary, secondary and tertiary. So in this video हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट मतलब कितना है, मीन्स हाउ मेनी पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर. इफ यू रिमेंबर दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन ईच एंड एवरी सेक्टर. ओके, सो इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. तो पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है सबसे ज़्यादा. अगर हम पहले की बात करें 72-73 की, तो प्राइमरी सेक्टर था, फिर उसके बाद टर्शियरी एंड सेकेंडरी. तो लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि टर्शियरी सेक्टर इज़ गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस इन नाउअडेज, है ना. तो उसके पीछे कुछ रीज़न भी हमने डिस्कस किए थे. So students, in this video we are going to discuss about the employment share. ठीक है, in each and every sector. Just I have made two graphs here. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बना दिए हैं. Just in 72-73 we will compare this data with the 2011 to 12. ठीक है, तो हमने जो सर्वे किया and survey according to that survey we will found, हमने क्या फाउंड किया कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, most of the people they are engaged in 72-73 they were engaged in which sector, that is primary. Means 74% का शेयर जो था वो एम्प्लॉयमेंट का किस सेक्टर में जाता था, इन द प्राइमरी. मीन्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, क्वाइलिंग, ठीक है, ऑल दीज सेक्टर हम इसको मान सकते हैं. तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, देखिए 11% शेयर वो से, ठीक है, मीन्स वो 11% पीपल जो हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन थी उसका 11% कहाँ पे एंगेज थे, वो सेकेंडरी सेक्टर में. एंड 15% पीपल जो थे ऑफ द पॉपुलेशन दे वर एंगेज इन द टर्शियरी सेक्टर. ओके, नाउ जस्ट वी आर कमिंग टू दिस ग्राफ. अगर इसको देखोगे यू विल ऑब्जर्व, देन व्हाट विल यू फाउंड, आपको क्या पता चलेगा, यू फाइंड आउट दैट जो हमारा इसके कंपैरेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है, ठीक है, वो कम हो गया है. यहाँ पे 74% था और यहाँ पे कितना रह गया, ओनली 49%. ठीक है, मीन्स हम पहले कंपेयरिंग करते हैं कि यहाँ पे 74 से क्या हो गया, वो श्रंक हो गया, मीन्स कम हो गया. कितना कम हो गया, 49% रह गया. अगर सेकेंडरी की बात करें तो इंक्रीज हो गया, 11 से कितना हो गया यहाँ पे 24%. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्शियरी सेक्टर फ्रॉम 15% टू कितना हो गया यहाँ पे 27%. मीन्स सिर्फ यही सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमारा कम हुआ है कंपैरेटिवली द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. इन द सेकेंडरी एंड इन द टर्शियरी सेक्टर, इन बोथ दीज सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया है हमारा, इट इज इंक्रीज. ठीक है, बट इन द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज. उसके पीछे रीज़न क्या है, वाई इट इज हैपन सो, क्यों हुआ ऐसा. हमने अगर आपको याद हो तो डिस्कस किया था, मैंने आपको टर्म बताई थी, दैट इज नोन एज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो भी हम आपको, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करके दोबारा से मैं आपको डिस्कस करूँगी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों होती है, क्या होती है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा पाई जाती है. फर्स्ट हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग करने से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है इट वॉज मोस्टली इंक्रीज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कंपेरेटिव टू द प्राइमरी सेक्टर. अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर का कम ही होता है. लोग ज़्यादा इंगेज हैं कंपेरेटिवली टू दीज टू सेक्टर्स, है ना. यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा 24 और यहाँ पे कितना है 27, लेकिन यहाँ पे फिर भी कितने लोग इंगेज हैं 49. बिकॉज ऑफ ये इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, दिस मच एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतने लोगों को रोजगार देती है लेकिन फिर भी जीडीपी कम है. जितना होना चाहिए था, जितने लोग इंगेज हैं उसके कंपैरेटिवली अगर हम सोचें, इफ़ वी आर गोइंग टू थिंक, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में के साथ साथ जीडीपी में भी शेयर होना चाहिए था प्राइमरी सेक्टर का, बट उतना नहीं है, जबकि इसके कंपैरेटिवली सेकेंडरी और टर्शियरी का ज़्यादा है जीडीपी में. ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग एम्प्लॉयड हैं बट फिर भी क्या है वहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है. उसके पीछे एक ही रीज़न है, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट.
अभी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या होती है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है कि द शिफ्ट इन द शेयर ऑफ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में जो शेयर शिफ्ट हुआ था इज नॉट सेम टू द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जीडीपी में शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, लोग प्राइमरी से ज़्यादा टर्शरी की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्राइमरी से टर्शरी की तरफ तो गया है, ठीक है, हमारा एम्प्लॉयमेंट, बट फिर भी प्राइमरी में ही ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू दीज टू सेक्टर्स। बट अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइमरी में ज़्यादा होने के कारण जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन फिर भी कम है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज ओनली एंड ओनली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ जस्ट वी विल डिस्कस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। It is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed। जो देखने में हमें क्या लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। So in such a situation more people are engaged in a work than requirement। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लोग उसमें एंगेज होते हैं। तो ठीक है, इफ वी रिमूव दोज पर्सन्स देन आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। तो हमारी जो आउटपुट है वो अफेक्ट नहीं होगी। एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन विच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए एक पर्सन है आपकी, उसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है लक्ष्मी की, ठीक है, तो लक्ष्मी की एग्जाम्पल लेकर हम उसी तरीके से इसको समझ लेते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ फैमिली इज हियर, ठीक है, एंड इन दैट फैमिली 10 मेंबर्स आर हियर एंड दीज 10 पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कोई भी फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स। तो ये पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पे ठीक है सारे के सारे पर्सन एंगेज हैं, राइट, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट, ठीक है, दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो जितने भी पर्सन होते हैं फैमिली के वो सारे के सारे किस में लग जाते हैं, यहाँ पे। अगर हम बोलेंगे, पूछेंगे उस फैमिली को कि आप कितने ब्रदर सिस्टर हो और क्या काम करते हो, उन्होंने बोल दिया कि हम 3 भाई हैं, ठीक है, बहन भाई हैं, ये कोई 3 भाई हैं, तो तीनों के तीनों हम काम करते हैं, खेती करते हैं। तो इसमें जो पूरी की पूरी फैमिली 10 मेंबर्स जो हैं वो किस में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में। मीन्स 10 मेंबर्स आर एंगेज और आउटपुट इनकी होती है फॉर एग्जाम्पल 120 फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड, ओके। तो सारे के सारे पर्सन एंगेज हैं, बट जितना उनके पास पीस ऑफ लैंड है, इन दैट पीस ऑफ लैंड वी रिक्वायर ओनली 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स आर इनफ। अगर इस पीस ऑफ लैंड पे 7 मेंबर्स लगे हों तो एनफ है, वो काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बट जो 3 मेंबर्स ज़्यादा लगे हुए हैं, दे आर, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि वो दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। वो क्या है, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। मतलब क्या है, हमें लगता तो है कि वो विजिबली एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। अगर हम उन 3 पर्सन्स को हटाकर अर्बन एरियाज में कहाँ पे शिफ्ट कर दें, सेकेंडरी सेक्टर में, देन आउटपुट सेम रहेगी, आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। वो 7 मेंबर्स भी उतना ही अर्न करेंगे जितना वो 10 मेंबर्स आउटपुट कर रहे हैं। इट्स मीन्स क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होते हैं जो विजिबली देखने के लिए एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वाई? बिकॉज ये हमें दिखते नहीं है, इट्स नॉट विजिबल, इट इज़, ये क्या है, हिडन है। अगर हम उन पर्सन्स को यहाँ से हटा भी देते हैं देन आर आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड, वो कम नहीं होगी। एंड मोस्टली इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन द रूरल एरियाज द पीपल डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट जहाँ पे वो जा सकें, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन हो जाएं देन दे कैन शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। सो वी कैन से इसी कारण से जितने लोग यहाँ पे दिखते हैं एम्प्लॉयड तो 74% है बट जीडीपी उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कम है। अगर आज की बात करें तो फिर भी 49% मीन्स 50% जो है मोस्टली द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन विच एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। बट
in spite of the 49% share of the employment, GDP's contribution is very less comparatively to these two sectors. So this is the share of the employment in each and every sector. ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते। So now students, we are going to discuss our next topic, that is how we can create more employment, how we and our government can create more employment, how we can reduce the problem of unemployment. Okay, there are so many alternatives जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, just but we can reduce, इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं with the help of गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसीज बनाती है, कुछ नए ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में लोगों को एंगेज करती है, तो जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, देन वी कैन रिमूव दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मेजर्स, कह सकते हैं हम कि हम किन मेजर्स के द्वारा जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट दैट इज इरीगेशन। इसको हम जो लक्ष्मी की स्टोरी है उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी के घर में, उसके फैमिली में देयर आर 4 मेंबर्स, 4 to 5 मेंबर्स, जस्ट एग्जैक्ट नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी के घर में, उसकी फैमिली में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 4 मेंबर्स, एंड ऑल ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, मीन्स इन द एग्रीकल्चर। Why? What is the reason? Because they don't have any alternate, they don't have any other source of income, so that's why all the family members are engaged in primary sector. So if we remove one person, ठीक है, इसको रिमूव कर दें from that area and we can give, ठीक है, any other source, any other alternate, ठीक है, तो उसको कुछ और दे दें। जैसे मान लो कि उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेज दिया हमने, देन आउटपुट ऑफ द लक्ष्मीज फैमिली जो है उसकी प्रोडक्शन है वो सफर नहीं करेगी, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। सो दैट्स व्हाई अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम भेजेंगे कहाँ पे, कौन कौन से ऐसे हमारे पास अदर ऑल्टरनेट्स हैं जहाँ पे हम उस फैमिली मेम्बर को एंगेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे मान लीजिए इरीगेशन। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या कर सकते हैं कि in the primary sector there are permanent means of irrigation. You know na, in the previous years, in the early years at the time of independence, most of the people they were engaged in the primary sector, but due to lack of technology, due to lack of permanent means of irrigation, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो आउटपुट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, यू नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल मीन्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, ये सब कुछ होने लग गया था। तो अगर हम उनको इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा दें परमानेंट, जैसे कैनल्स बना सकते हैं, रिवर्स बना सकते हैं, वेल्स बना सकते हैं, उनको डिफरेंट मैथड से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ अगर हम उनको सिखा दें तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, परमानेंट। जितनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो ड्राई सीजन में, ड्राई सीजन मतलब जैसे कि जब इतना ड्राई होता है कि रेनफॉल नहीं होती है, तो जो रेनफॉल पे डिपेंड करती है हमारी क्रॉपिंग, वो वहाँ से डिपेंडेंस कम हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्राई सीजन में भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम लक्ष्मी की फैमिली के साथ कोरिलेट करके चले कि लक्ष्मी के पास दे हैव परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, दैट इवन इन द ड्राई सीजन दे कैन ग्रो सो मैनी अदर क्रॉप्स, सो द प्रोडक्शन विल बी सरप्लस। तो सरप्लस क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इससे हमको एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिल जाएगा। बिकॉज अगर ज़्यादा उन्होंने, ठीक है, ड्राई सीजन में भी क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो जिस टाइम वो फ्री होते थे तो उस टाइम वो एंगेज रहेंगे, उनको ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आउटपुट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और सेकेंड क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जस्ट दे हैव सरप्लस प्रोडक्शन, है ना, उनके पास इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होने के कारण क्या हो गया, उनकी जो सरप्लस थी वो अमाउंट ज़्यादा हो गई, एंड दे हैव टू सेल दैट सरप्लस इन द मार्केट, देन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। सेकेंड क्या आ गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर उनको प्रॉपर प्रोवाइड की जाए तो एक तो क्या है उनकी इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीड पर्सन, ठीक है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो क्या होगा, फॉर सेल इन द सरप्लस ऑफ द मार्केट, ठीक है। अगर मान लीजिए वो मार्केट में उसी टाइम सेल नहीं हो रही है तो उनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाए, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटी को देखने के लिए भी हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए, तो ये भी
सकता है या तो एक मेजर बन सकता है, ऑल्टरनेट बन सकता है टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट. गॉट इट? सो वी कैन से फर्स्टली इरिगेशन, okay students, and second one is transportation, and third one is storage facility. With the help of these things we can generate more income. And next one is credit facility. Now credit, how people have to reduce the problem of unemployment. All of you know that in the primary sector, in the rural areas, mostly people suffer just उनको उनके पास पैसा नहीं होता, they don't have enough money, ठीक है, जो कि अच्छे सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर सके. अगर उनको करना भी होता है तो क्या करते हैं वो, फ्रॉम द मनी लैंडर्स दे बोरो मनी, ठीक है, और उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे वर कॉट इन द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप, इसको क्या देते हैं. तो फॉर द हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़, उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स ओपन किए जाने चाहिए ताकि चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे को क्या मिले, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए. अगर लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा उनको, देन दे विल एनकरेज होंगे. वो एनकरेज होने से वो क्या करेंगे, अपनी जो पीस ऑफ लैंड है उसको प्रॉपरली यूज़ करके अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. एंड उनको फिर ज़्यादा लेबर भी चाहिए होगी, लेबर को लगाएंगे साथ में, ठीक है, तो जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी ख़त्म, जो है प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी. Okay, so this is the also one another alternate. And next one is small scale industries should be developed. Small scale industries like जो हम घर पे कर सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो जो घर पे, जैसे कि लेडीज़ हैं, जो वीमेन हैं, वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ को छोटी मोटी खोल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट खोल सकती हैं, वो स्टिचिंग का कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर सकती हैं, जिससे क्या है उनको घर पे बैठे बैठे, ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं होगा और खुद का वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलेगी एंड सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो मिल जाएगा और उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी और जीडीपी में भी इंक्रीज़. मतलब अगर हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं तो साथ साथ में हमारी जीडीपी भी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी तो जिसके कारण क्या है, फूड प्रोसेसिंग, लाइक जैसे मैंने कहा कि आपको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप एक चीज़ बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि वीट है हमारे पास, अब वीट से हम फ्लोर तो बनाते ही हैं, आटा तो बनाते ही हैं, अगर उसी वीट से हम बिस्किट भी बनाना शुरू कर दें और उसी वीट से हम ब्रेड बनाना शुरू कर दें तो कितना कुछ ऑल्टरनेट है फूड को प्रोसेस करना डिफरेंट वैरायटीज़ में, जिससे हमें क्या होगा, वी नीड मोर पर्सनस, ठीक है, मोर लेबर एंड इट विल reduce the problem of unemployment, generate the employment, facilities of employment for other persons. So we can say कि food processing and cold chain storage, ठीक है, अभी उस सरप्लस को, अमाउंट को जो हमारे पास है तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए. देन ईच एंड एवरी सीजन, ठीक है, जब भी उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन, न्यू सेक्टर्स लाइक जैसे कि एजुकेशन अगर हम करेंगे बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी, साथ ही साथ में उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी. जैसे हम कहते हैं ना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आप ये जो पढ़ा होगा. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है कि पीपल मोस्टली आर एजुकेटेड बट दे डोंट हैव एनी वर्क, ठीक है, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है तो उसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं. सीजनल जो एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है 6 मंथ का सीजन होता है, 6 मंथ फ्री होते हैं, तो इस तरीके से एक सीजन में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. तो विद द हेल्प ऑफ न्यू सर्विसेज, न्यू सेक्टर्स को अगर हम डेवलप करेंगे टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, देन वी कैन जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, तो जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, टूरिज्म के द्वारा भी हम एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को इंक्रीज कर सकते हैं. और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग, आपको पता है जो नीति आयोग था उसमें एक ऐसा आयोग बनाया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कितने लाख जॉब, 20 लाख जो जॉब हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, न्यू जॉब्स, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थोड़ी सी जो है वो सुधर सके. ओके, ऐसी कुछ नई पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा और भी इंट्रोड्यूस की गई. वन ऑफ दैट पॉलिसी दैट वाज मनरेगा. ऑलरेडी यू हैव हर्ड दिस स्कीम अबाउट दिस स्कीम कि मनरेगा क्या था, पहले इसको नरेगा कहते थे, आफ्टरवर्ड्स ठीक है इसका नेम नरेगा से मनरेगा हो गया एंड इसका फुल फॉर्म
गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च इन 2005। इसको लिख लेना, तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। व्हाट वाज दिस प्रोग्राम? ये एक्ट क्या था? ये एक 100 डेज का एश्योर्ड वर्क प्रोवाइड करवाता है हर पर्सन को, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। मीन्स गारंटेड 100 डेज वर्क, ठीक है। मान लीजिए 100 फैमिलीज रहती हैं एक विलेज में, तो हर फैमिली के एक मेंबर को एटलीस्ट 100 डेज का जो वर्क है वो एश्योरिटी दिया जाएगा। अगर उनको वो गवर्नमेंट देने के लिए कैपेबल नहीं होती है किसी सिचुएशन में, दैट उनको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, कि उसके बदले में उसको जितने उनके अलाउंस बनता है, उनका भत्ता मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वो दे दिया जाएगा। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम और एक्ट यू कैन से, जिसने हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। एंड उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया राइट टू वर्क, कि वर्क करने का सभी को राइट है। ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू डू वर्क, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं चाहिए? तो एटलीस्ट एक पर्सन को उन्होंने बोला कि हर फैमिली में से एक पर्सन को हम 100 डेज का एश्योर्ड गारंटी वर्क देंगे। अगर नहीं दे पाए तो उनको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। तो सबसे पहले इसको 100 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया ना, उसके बाद इसको बढ़ाकर 625 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी लॉन्च कर दिया गया है। सो इट वॉज वेरी गुड प्रोग्राम। तो इस तरीके से कुछ और ऐसी पॉलिसी स्टार्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट द हाउ वी कैन क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर सम अल्टरनेट इरिगेशन फैसिलिटीज, transportation, storage, and you can see small scale industries, credit facilities, and new sectors, and some policies that should be introduced by the board. So students, आज की वीडियो में यहाँ तक ही, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर। टिल दैट इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आपकी जो नोट्स हैं वो आप मेंटेन करते रहिए एंड रिवाइज फॉर द प्रीवियस